नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, भूगोल शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, कक्षा 12 की भूगोल है वो दो भागों में विभक्त है, खंड ए और खंड ब। एक में मानव भूगोल है, दूसरे में भारत के बारे में, भारत का भूगोल है जिसमें हम जनसंख्या और आर्थिक विषय पढ़ेंगे। तो हम खंड ए शुरू करेंगे। पहले खंड ए की इकाई 1 का चैप्टर है कौन सा? विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसके शुरू करेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? देखो, जनजातियां वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने समुदाय में ही विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज, सामान्य से देवी देवता होते हैं। अमूमन ये प्रकृति पूजक होते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, जनजातियों के अलग रीति रिवाज होती हैं, अलग उनके देवी देवता होते हैं, ठीक है, जनसाधारण के उनके, और वो प्रकृति पूजक होते हैं। पहाड़, नदियां, पर्वत, जमीन, सूर्य, चंद्रमा, जो प्रकृति है उसको वो मेन पूजते हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों का देखते हैं वर्गीकरण। तो ये जो स्लाइड सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है विश्व की प्रमुख जनजातियों का वर्गीकरण। इसमें पहले भाग में रखते हैं हम विश्व की जो ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में। दूसरे में रखते हैं जो विषुवत रेखीय सघन वर्षा वनों में रहती हैं। तीसरे में रहते हैं जो उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में रहती हैं। चौथे वर्गीकरण में हम रखते हैं, चौथे प्रकार में उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनमें रहते हैं। और पांचवें में रहते हैं जो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और छठवें में मेन भारत की जातियां हैं जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहती हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पहली ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों की, इसके अंदर रखते हैं एस्किमो, सेमर्स और याकूत। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि ध्रुवीय और ठंडे प्रदेश क्या हैं। देखो, ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये कौन सी है? ये है 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 66.5 डिग्री है, इससे ऊपर वाला कहलाता है आर्कटिक, सॉरी 60 डिग्री है ये। तो इससे जो ऊपर का क्षेत्र है वो कहलाता है ध्रुवीय क्षेत्र। वैसे तो 66.5 डिग्री कुछ अक्षांश से ऊपर तक, ये इधर क्या रहता है, वर्ष वर्ष सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यहाँ पे तिरछी रोशनी होती है, कम तापमान होता है, कम, तो यहाँ पे जम जाती है बर्फ। साल भर यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे रोशनी कम होती है, बर्फ जमी रहती है। तो ये है ठंडे प्रदेश। अगले देख लो कि ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये इसके जो आसपास का यहाँ पे अमेजन के वर्षा वन है, यहाँ पे कांगो नदी वाले वर्षा वन है, और यहाँ इंडोनेशिया और बोर्निया है। इन द्वीपों में क्या होता है, सघन वर्षा वन है, भूमध्य विषुवत रेखीय। ये कैसे वन होते हैं कि यहाँ पे खूब वर्षा पड़ती है, डेली प्रतिदिन धूप निकलती है। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, सघन वन हो जाते हैं, और उन पेड़ों पे छा जाती हैं लताएं वृक्षों पे, जिससे वो बहुत सघन हो जाते हैं कि इतने सघन कि सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, अंधेरा रहता है नीचे। तो इन जो सघन वन है इनमें भी कुछ जनजातियां रहती हैं। आगे हम देखेंगे इधर जो ये यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, इसमें भी जनजातियां रहती हैं। यहाँ पे रहती हैं कुछ मसाई, और ये इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और फिर रहती हैं तुम्हारी भारत के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। तो आई मेरी बात समझ में? तो फिर देखते हैं हम जनजातियों के वर्गीकरण को। देखो, तो ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं एस्किमो, सेमर्स और याकूत, ठीक है। विषुवत रेखीय सघन वन है पिग्मी, सेमांग और सकाई। जो पिग्मी जनजाति है, इसकी जो हाइट होती है वो 4-4.5 फुट होती है लगभग, ठीक है, बहुत ही नाटे कद की जनजाति है ये। बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल देखा हमने अभी, कहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, ये वाली जगह बताई थी, ठीक है। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है नामीबिया के अंदर। तो यहाँ पे मिलती है बुशमैन जनजाति, ठीक है। अब देखो, इसके बाद होती है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, यहाँ पे मिलती है मसाई और बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो स्टेपीज घास के मैदान है, वहां पे मिलती है किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के अंदर।
और जो भारत के अंदर है भील राजस्थान और मध्य प्रदेश में, गोंड मध्य प्रदेश में, संथाल मध्य प्रदेश में मिलते हैं और झारखंड में मिलते हैं। मीणा राजस्थान के अंदर मिलते हैं। नागा नागालैंड के अंदर। गारो और खासी कहाँ मिलते हैं? मेघालय के अंदर मिलते हैं। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं पहली जनजाति एस्किमो के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। एस्किमो का मतलब होता है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, कि जो कच्चा मांस खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एस्किमो। ठीक है, कच्चा मांस खाने वालों को। ये उत्तरी ध्रुव के जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, उनमें ये निवास करते हैं। इनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं आखेट करना, मछली पकड़ना और संग्रहण करना, क्योंकि वहाँ बर्फ जमी रहती है और तो कुछ होता नहीं है वहाँ। ठीक है, तो ये आखेट करते हैं, वहाँ जो भी जीव जंतु मिलते हैं, और मछली पकड़ते हैं और उनका संग्रहण करते हैं खाने के लिए। एस्किमो मंगोलियाड प्रजाति के होते हैं। मंगोलियाड प्रजाति क्या है? जो चीन के अंदर, जापान के अंदर, ठीक है, कोरिया के अंदर, इधर जो छोटी आंखों वाले होते हैं वो मिलते हैं। भारत में कहूँ तो मैं उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो मिलते हैं वो मंगोलियाड प्रजाति के हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? चेहरा सपाट होता है, चौड़ा होता है, रंग हल्का पीलापन लिए वाला भूरा होता है लेकिन उसमें हल्का पीलापन होता है। कद मझला होता है, आंखें छोटी व तिरछी। जैसे इसके अंदर देखोगे तुम, इस बच्चे के जो फीचर दिख रहे हैं वो मंगोलियाड है। ये एक एस्किमो बालक है, आंखें तिरछी हैं और छोटी हैं, चेहरा चपटा है, रंग भूरा है लेकिन हल्का पीलापन लिए हुए, दांत कैसे हैं? मजबूत हैं। ठीक है, और गंभीर प्रकृति वाले हैं, जबड़ा भारी है और हंसमुख व्यक्तित्व हैं। कि कैसे व्यक्तित्व के हैं? हंसमुख के। तो एग्जाम में याद रखना इस बच्चे को देख के कि ये हंस रहा है तो इनका व्यक्तित्व कैसा है? हंसमुख है। चलो, तो अब हम देखते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। तो निवास क्षेत्र इनके कहाँ कहाँ हैं? इनके निवास क्षेत्र हैं आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में ये निवास करते हैं। ठीक है, जो आर्कटिक रेखा है उससे ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है आर्कटिक प्रदेश, तो उसको बोलते हैं, वहां पे निवास करते हैं। अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक इनका निवास है। तो बता देते हैं अलास्का कहाँ है। देखो, ये वाला जो रीजन है ये अलास्का है। ठीक है, अलास्का के अंदर, अलास्का क्या है? अलास्का पहले हिस्सा था रूस का, ये रूस है। ठीक है, इसका हिस्सा था लेकिन बाद में अमेरिका ने खरीद लिया और अमेरिका का ये 50वां राज्य बना। ठीक है, तो अभी अमेरिका का है, ये यूएसए है, इसी का हिस्सा है ये। तो ये यहाँ पे निवास करते हैं। एक जो कनाडा का उत्तरी भाग है इसमें ये निवास करते हैं। ये ग्रीनलैंड है तो ये इसमें निवास करते हैं। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती हैं? जिनमें स्कैंडिनेवियन भाषा बोली जाती है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, और यहाँ पे ये तुम्हारे आइसलैंड वगैरह, आइसलैंड यहाँ पे है ये रहा। ठीक है, तो इनको स्कैंडिनेवियन नहीं बोलते हैं। यहाँ पे लाटविया, एस्टोनिया ये हैं, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। फिर आ जाते हैं हम रूस के उत्तरी भाग में। तो यहाँ पे जो उत्तरी साइबेरिया है इसमें ये जनजाति रहती है, और यहाँ पे इस रूस को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। या मैं कहूँ रूस एशिया में आता है और उत्तरी अमेरिका कहाँ आता है? इधर वाला अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है ये जल संधि, और ये जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये यहाँ निवास करते हैं इन क्षेत्रों में। तो पढ़ते हैं हम इनके बारे में। हाँ देखो, तो इनको कनाडा और ग्रीनलैंड में बोलते हैं एस्किमो, स्कैंडिनेवियन देशों में बोलते हैं लैप्स, और उत्तरी साइबेरिया में बोलते हैं याकूत, चकची और तुंग के नाम से इनको जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं इनके निवास की, पर्यावरण की अवस्थाएं कैसी हैं, निवास कैसा करते। तो जैसा सबको पता है, जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे बर्फ पड़ती है साल भर। क्या पड़ती है? बर्फ, हिम जमी रहती है। ठीक है, और जब हिम जमी रहती है तो इनका यहाँ पे एक तो रोशनी भी कम होती है। ठीक है, बर्फीले तूफान आते हैं, और बर्फीले तूफान आते हैं तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही कठोर हो जाता है। तापमान है वो 0 डिग्री से भी कम रहता है। मैं सीधे अर्थों में कहूँ तो नेगेटिव के अंदर तापमान रहता है। ठीक है, शीत ऋतु लंबी होती है, कम से कम 10 महीने की शीत होती है, और 2 महीने की ग्रीष्म ऋतु होती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो शीत ऋतु यहाँ पे ज्यादा रहती है, और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ये होती भी नहीं, इसको मैं बसंत कहूँ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये
ऐसी बहुत हल्की फुल्की गर्मी होती है, जैसा यहाँ पे हमारे यहाँ जनवरी फरवरी के महीने में होती है ऐसी। औसत वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम अर्थात नेगेटिव में रहता है तापमान। बर्फीले तूफान आते हैं, बर्फीली आंधियां आती हैं और वर्षा भी जल के रूप में ना होकर किसके रूप में होती है, हिमपात स्नोफॉल के रूप में होती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने पर यहाँ पर कुछ घास, रंगीन फूलों वाले पेड़ और छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं। यहाँ पे कभी भी बड़ा पेड़ नहीं मिलता है, उसका कारण है जैसे मान के चलो ये पेड़ उगा, 2 महीने में थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, 2 महीने बाद ठंडी ऋतु आएंगे, वो शीत ऋतु आएगी तो यहाँ बर्फ जम जाएगी और ये पेड़ बर्फ में जम जाएगा, फिर ये पेड़ मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये एक कारण है, यहाँ पे बड़े वृक्ष नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जीव जंतु जो मिलते हैं उनमें ध्रुवीय भालू, रेंडियर, लेमिंग, खरगोश, कैरवा आदि मुख्य जानवर हैं। ठीक है, ये तो जानवर है, कैरवा बोलते हैं बारहसिंगा को। और रेंडियर एक कुत्ते जैसा जानवर होता है जो स्लेज गाड़ी खींचने के काम आता है। यहाँ पे मिलती है सील मछली, वेल मछली, वालरस जिसको सी लाइन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोले तो समुद्री शेर के नाम से, इसके नाम से जानते हैं। ये मछलियां मिलती हैं। इन मछलियों के बारे में बता दूं, इनमें मछलियों जैसी विशेषताएं नहीं होती हैं, इनमें होती हैं स्तनधारी होती हैं ये मछलियां। इनके अंदर ना तो गलफड़े होते हैं, ठीक है, इनके अंदर होते हैं मानव की तरह श्वसन, फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बार बार जल की सतह पर श्वसन के लिए आती रहती हैं। तो अब देखते हैं हम आगे। ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली इमेज में, ये क्या है, ये है एक ध्रुवीय भालू। ठीक है, तो इसके जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। ठीक है, जैसा इसका ये दिख रहा है, इसके शरीर पे क्या है, खूब सारे बाल हैं, तो इसकी स्किन काम में आती है, कपड़े बनाने के काम में आती है, गर्म रहती है इसलिए, और इसका मांस खाते हैं। ये है तुम्हारा सी लाइन जिसको बोलते हैं हम वालरस या समुद्री शेर। इसकी हड्डियां आती हैं स्लेज गाड़ी बनाने के काम में और इसका मांस खाते हैं वो। ये है कैरिबो, बारहसिंगा जैसा होता है। इसकी खाल है जो गर्म रहती है सबसे ज्यादा, तो इसके भी वो कपड़े पहनते हैं ज्यादातर। ठीक है, और इसका मांस खाते हैं। तो देखते हैं हम अब आगे इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। किसके बारे में, इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। तो देखो इनके आर्थिक क्रियाकलाप है, मेन तो आखेट है। कौन सा है, आखेट, क्योंकि और यहाँ ऐसा कोई आजीविका के साधन है नहीं, तो मेन इनका आखेट। आखेट करना एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। एस्किमो के आखेट को 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि 10 महीने तो यहाँ रहती है शीत ऋतु जिसमें सब कुछ जम जाता है, बर्फ जम जाती है। उसके बाद रहती है ग्रीष्म। ठीक है, तो देखो शीतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट। तो शीतकालीन आखेट को पढ़ते हैं सबसे पहले हम। शीतकालीन आखेट के अंदर क्या है, देखो सर्दियों में जो समुद्र की सतह है, जैसे ये समुद्र की सतह है तो यहाँ जम जाएगी ये बर्फ, ऊपर की जो सतह है, नीचे रहेगा पानी जिसमें समुद्र की मछलियां और ये जीव जंतु हैं। अब यदि एस्किमो को सील मछली का शिकार करना है तो इस बर्फ को तोड़ना होगा, बर्फ को तोड़ के फिर नीचे वो शिकार कर सकते हैं। तो शीतकाल में ये सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली के शिकार की 2 विधियां हैं, पहली है माउपाक, दूसरी है इतुरपाक। सबसे पहले देख लो माउपाक। माउपाक में क्या होगा, जैसे ये एक गड्ढा है, बर्फ को तोड़ के बनाया है इन्होंने। ठीक है, नीचे है पानी, यहाँ तक बर्फ है। ठीक है, नीचे ये पानी है, इसमें जीव जंतु हैं, तो इसमें क्या करते हैं, वो हड्डियां भर देते हैं। इन्होंने इसमें हड्डियां भर दी। अब सील मछली इस जो होल है, छिद्र है, इसमें श्वसन लेने आएगी, और जैसे ही वो श्वसन के लिए आएगी तो ये हड्डियां हिल जाएंगी। यहाँ पे जो एस्किमो खड़ा है हार्पून लेके, उसको पता चल जाएगा और वो हार्पून से इसमें प्रहार करेगा और सील मछली का शिकार कर लेता है। हार्पून क्या होता है, हार्पून एक भाले जैसा हथियार होता है जो आगे से नुकीला होता है और रस्सी से बंधा रहता है। अब देखते हैं हम इतुरपाक के बारे में। इतुरपाक में 2 होल बनाए जाते हैं बर्फ को तोड़ के। ठीक है, और दोनों इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, 2 एस्किमो खड़े हो जाते हैं दोनों होलों पे। जब ये है इस होल में दाना या खाद्य पदार्थ डालता है सील मछली के लिए, सील मछली इसमें इस खाने को खाने आएगी, और जैसे ही वो खाने आती है तो यहाँ पे जो एस्किमो खड़ा है वो हार्पून से इस पे
प्रहार करता है और ये सील मछली का शिकार कर लेते हैं। तो याद रखना, माउपाक सिंगल होल वाली विधि है जिसमें तुम्हारा एक ही एस्किमो शिकार करता है, और इतुरपाक 2 होल वाली विधि है जिसमें 2 एस्किमो मिलके शिकार करते हैं। सील मछली का एस्किमो के जीवन में बहुत ही महत्व है। कैसे? देखो, सील मछली का मांस होता है, वो काम आता है खाने के। चर्बी होती है, वो बहुत अच्छी जलती है, ठीक है, तो ये काम आती है किसके? ईंधन के, ठीक है। तो इसके बाद इसकी खाल काम आती है, कपड़े बनाते हैं एक तो ये इससे, एक तंबू बनाते हैं तो इनके काम आती है। दूसरी, अब क्या बचा, इसकी हड्डियां, तो इसकी हड्डियां काम आती हैं किसके? सिलेज गाड़ी बनाने के, ठीक है। और इसकी जो आंतें हैं वो काम आती हैं धागों के, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके सभी इस तरह से शरीर के पार्ट हैं वो सभी काम में आते हैं। ये देखो, ये पहला वाला वीडियो है, इस जो इमेज है इसमें ये सील मछली है, इसके हाथ में हार्पून है जो रस्सी से बंध रहा है, और जैसे ये ऊपर आएगी एस्किमो इस पे शिकार करेगा। दूसरी वाली इमेज में इसमें ये जो होल है, ये इसने एस्किमो ने इस होल में से इसका शिकार किया है सील मछली का, तो इस तरह से ऊपर से वो होल दिखता है। तीसरी इमेज है, ये है क्या? हार्पून। इसमें क्या है? ये हार्पून है, ठीक है। तो ये है हार्पून, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ये, एक ये वाला भाग इस वाले भाग से रस्सी से बंधा रहता है। जैसे ही हम सील मछली आती है तो इसका प्रहार करते हैं इस तरीके से, ये उसमें जाके फंस जाता है और फिर इसको वो वापस खींच लेते हैं और ऐसे सील मछली का शिकार कर लेते हैं। अब देखते हैं हम ग्रीष्मकालीन आखेट क्या है। ग्रीष्मकालीन आखेट कहलाता है उत्तोक। क्या कहलाता है? उत्तोक, ठीक है ना। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जो बर्फ जम रही है वो पिघल जाएगी तो क्या होता है, जो सील मछलियां हैं वो समुद्र के किनारे धूप सेकने के लिए आती हैं, और जब वो समुद्र किनारे धूप सेकने के लिए आती हैं तो ये कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं, याद रखना, ठीक है। इस वाली इमेज में आपको एक नाव दिख रही होगी छोटी सी, इस नाव को बोलते हैं कयाक। क्या बोलते हैं? कयाक। ये कयाक नाव होती है, ये खाल की बनी होती है, वेल की, सील की, करीबों की, किसी की भी खाल की बना लेते हैं, ये होती है कयाक। ग्रीष्म काल में ये लोग कैरिबो का शिकार करते हैं। कैरिबो है जो ये बारहसिंगा है वहां पे मिलने वाला, इसको कैरिबो बोलते हैं। रेंडियर सामाजिक और संपत्ति और सामाजिक स्तर का मापदंड है कि कौन व्यक्ति वहां पे सबसे ज्यादा संपत्तिशाली होगा, धनवान होगा, सामाजिक स्तर में अच्छा रसूख रखता होगा, तो कौन रखेगा? जिसके पास ज्यादा रेंडियर, वो वहां पे ज्यादा पैसे वाला, अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा वाला। तो रेंडियर यहाँ पे सामाजिक स्तर का और संपत्ति के सूचक हैं। अब देखते हैं हम इनके भोजन के बारे में। तो भोजन क्या है? ये भोजन में हमने पहले ही पढ़ा था, क्या खाते हैं? कच्चा मांस खाते हैं। ये रेंडियर क्या खाते हैं? सॉरी, ये एस्किमो कच्चा मांस खाते हैं। तो कच्चा मांस के रूप में किस किस को खाते हैं? सील को खाते हैं, सीलोइन यानी कि वही कौन? वालरस, और क्या? समुद्री शेर। वेल को खाते हैं और छोटी मछलियों को खाते हैं, ठीक है। और स्थानीय जीव जंतु होते हैं जैसे कैरिबो है, खरगोश है, इनको भी खाते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया इनके भोजन के बारे में। अब हम देखते हैं वस्त्र। ये जो इधर इमेज दिख रही है इसमें एक कैरिबो की वस्त्र, एस्किमो की वस्त्र है ये एस्किमो जनजाति के किसी मनुष्य की। तो इसमें देखो इनके जो वस्त्र होते हैं वो कैरिबो और सील की खाल के होते हैं। किसके? कैरिबो और सील। जो कैरिबो की खाल होती है ये ज्यादा गर्म होती है, ठीक है, कैरिबो की, इसलिए ये कैरिबो की खाल के कपड़े ज्यादा प्रयोग में लेते हैं बजाय सील मछली के, ठीक है। अब देखो जो ध्रुवीय भालू होते हैं उसके शरीर पे बाल होते हैं, फर होते हैं, तो ये उसके भी वस्त्र बनाते हैं। जैसे यहाँ आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है सर के ऊपर, तो ये ध्रुवीय भालू का बना हुआ है उसके फरों से, ये गर्म ज्यादा रहता है। वस्त्र बनाने का काम स्त्रियां करती हैं और स्त्री पुरुष के वस्त्र होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। जैसा ये दिख रहा है ऐसे ही स्त्री पहनेंगी और ऐसे ही कौन पहनेगा? पुरुष पहनेंगे। आई बात समझ में? जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र होता है तिमियक। जो ये ऊपर दिख रहा है इसके अंदर जो पहनते हैं वो होता है तिमियक, याद रखना, ठीक है। जो और ये ऊपर दिख रहा है जो ये होता है तुम्हारा अनोहक। तो जो तिमियक के ऊपर पहनते हैं वो अनोहक, और जो ये जूते दिख रहे हैं ये हैं सील मछली की खाल के,
सील मछली की खाल के, और इनको बोलते हैं कार्मिक या मुलुक्स। आई बात समझ में? तो ये हो गया इनके वस्त्रों के बारे में ध्यान रखना कि क्या होता है, स्त्री पुरुष के एक जैसे वस्त्र होते हैं, जो ऊपर अंदर पहनते हैं उनको तिमियक बोलते हैं, बाहर पहनते हैं उनको अनुवक बोलते हैं, और इन जूते सील मछली की खाल के इनको बोलते हैं क्या, कार्मिक। ठीक है, और किसके कपड़े बने हुए होते हैं, कैरिबो और सील के। कैरिबो के क्या होते हैं, गर्म होते हैं, इसलिए कैरिबो की खाल के ज्यादा पहनते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके निवास के बारे में। तो निवास क्या है, देखो निवास ये एक तो बर्फ का बनाते हैं, जैसे कि सामने आपको दिख रहा है, बर्फ के बने घरों को बोलते हैं क्या, इग्लू। ये एक इग्लू है, बर्फ का बना घर है, जो ये जमीन से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई होगी वो से 2 से 3 फीट, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन जमीन के अंदर यहाँ से और जो नीचे की तरफ है वो 5 से 6 फीट है। तो ये भूमिगत ज्यादा होते हैं बजाय भूमि के ऊपर के। इग्लू की एक खास विशेषता, बर्फ के बने घर को क्या बोलते हैं, इग्लू, याद रखना। और ये घर किसके बनाते हैं, पत्थरों के बनाते हैं और हड्डियों के बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जो पत्थर और हड्डियों के घर वो होते हैं इनको बोलते हैं कर्मक। ठीक है, याद रखना, कर्मक और कार्मिक दो पढ़े थे हमने। कार्मिक क्या होता है, सील मछली की खाल के बने जूते, और कर्मक क्या होता है, पत्थर और हड्डियों से बने घर। अब बताओ, सर्दियां आएंगी तो इग्लू पिघल जाएगा, क्योंकि गर्मी आए, जब गर्मी आएंगी तो इग्लू पिघल जाएगा, तो ये घर नष्ट हो जाएगा। तो उस समय ये बनाते हैं तंबू। तंबू किसका होता है, किसी वेल की, सील की या किसी जानवर की खाल का होता है, उसमें ये फिर गर्मियों में तंबुओं में रहते हैं। तो ये हो गए इनके निवास गृह। अब हम पढ़ते हैं इनके यंत्र और उपकरणों के बारे में। कयाक, जैसा कि पीछे फोटो में हमने देखा ही था, कयाक क्या होता है, 5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर चौड़ी एक छोटी नाव होती है। आई बात समझ में? उमियाक, इस कयाक से थोड़ी बड़ी नाव होती है, जो किस काम आती है, वेल मछली का शिकार करने के काम में आती है। ठीक है, क्योंकि बड़ी मछली है तो बड़ी नाव काम में इस्तेमाल लेंगे, याद रखना। हार्पून, मैंने हथियार बताया ही था, भालानुमा हथियार होता है जो रस्सी से बंधा रहता है, सील मछली का शिकार करने के काम में आता है। स्लेज, स्लेज किसका बना रहता है, सील मछली और वालरस की जो हड्डियां होती हैं उनकी बना हुआ होता है, ये स्लेज है। और इसको ये खींच रहे हैं रेंडियर। ठीक है, बिना पहियों की गाड़ी होती है, बर्फ पे फिसल के चलती है, याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम इनके किसके बारे में, समाज और संस्कृति के बारे में, कि कैसा इनका समाज है और कैसी इनकी संस्कृति है। तो ये लोग कबीलाई लोग हैं। कैसे लोग हैं, कबीलाई लोग हैं, छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, छोटे छोटे कबीलों में ये लोग रहते हैं। आई बात समझ में? आदिम जीवन शैली के साथ ये घुमक्कड़ जीवन जीते रहते हैं, यानी कि कैसे लोग हैं, घुमक्कड़, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ के कौन है, गाड़िया लोहार हैं, ये भी क्या हैं, घुमक्कड़ जीवन शैली जीते हैं। तो ऐसे ही ये भी घुमक्कड़ है। पितृवंशीय समाज होता है, जैसे मैं बात करूं, पिता और माता, इनका ये बच्चा है, तो बच्चे का जो गोत्र होगा, वंश होगा, वो किसके आधार पर चलेगा, पिता के आधार पर, माता के आधार पर नहीं चलता है। तो ये होता है पितृवंशीय समाज। और यदि माता के आधार पर चलता है तो ये होता है मातृवंशीय समाज। 11वीं में पढ़ा होगा राजनीति विज्ञान में, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। कई जो जातियां हैं वो मातृसत्तात्मक होती हैं, कई समाज, लेकिन एस्किमो क्या है, पितृवंशीय। भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है, पितृवंशीय समाज होता है। बहुपत्नी प्रथा है, एक से ज्यादा पत्नियां रखते हैं ये। जादू टोने टोटकों में विश्वास करते हैं। एस्किमो अल्यूट भाषा बोलते हैं, ये याद रखना। कौन सी भाषा बोलते हैं ये, एस्किमो अल्यूट। और जब भोजन की कमी होती है यहाँ पे, तो यहाँ के बुजुर्ग आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कभी भोजन की कमी हो जाए, शिकार नहीं आ रहा है पकड़ में, बर्फ ज्यादा जम गई, तो यहाँ के बुजुर्ग आत्महत्या कर लेते हैं। अब वातावरण के साथ समायोजन कैसे करते हैं। पहली बात तो यहाँ का वातावरण कैसा है, बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन है। नेगेटिव में टेम्परेचर है, बर्फ जमी रहती है, बर्फीले तूफान आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कठिन जलवायु वाला है। फिर भी इसमें ये समायोजन कर लेते हैं, सामंजस्य बिठा लेते हैं। कैसे, यहाँ पे जो बर्फ मिली इनको, उसी से इन्होंने घर बना लिए अपने इग्लू। यहाँ पे जो जानवर मिला, सीलोइन, सील, उसी से इन्होंने क्या बना ली, स्लेज गाड़ी बना ली। अब देखो इनमें क्या होता है, जैसे बर्फ जम गई यहाँ पे, तो सूर्य की किरणें आएंगी इस तरीके से और बर्फ हो जाती है कांच की तरह। इस पे
वापस टकरा के जो यहाँ पे एस्किमो खड़ा है उसकी आंखों में चमक उत्पन्न करती हैं, और ऐसा यदि लंबे समय तक रहें तो आंखें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए आंखें खराब नहीं हो इसलिए आंखों के आगे कवच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये करते हैं वातावरण के साथ समायोजन। अब हम देखते हैं आधुनिक संस्कृति से इनका क्या क्या संपर्क हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, आधुनिकता से कितना जुड़े हैं। तो देखो, पहले ये क्या करते थे, ध्रुवीय क्षेत्रों में एकाकी जीवन जीते थे, यानी कि विश्व के अन्य लोगों से कट के रहते थे, अपने आप में मस्त रहते थे। ठीक है, अब 1960 के दशक के बाद इनका यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से संपर्क बढ़ा है, अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। ठीक है, अब जब से संपर्क बढ़ा है तो थोड़े ये आधुनिक हुए हैं। आधुनिक कैसे हुए? पहले ये इस्तेमाल में लेते थे हारपून, अब हारपून की जगह लेने लग गए हैं बंदूक का इस्तेमाल। पहले ये नाव लेते थे छोटी वाली कयाक, उसकी जगह आ गई है मोटर बोट, और स्लेज जो गाड़ी है उसकी जगह आ गए हैं स्नो स्कूटर। आपने देखा होगा कई बार स्नो स्कूटर क्या होते हैं कि जहां पे ज्यादा बर्फ जमी रहती है वहां पे स्नो स्कूटर चलते हैं, कई तुमने फिल्मों में और सीरियल्स में देखा होगा। ठीक है, अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कैरिबो की खाल है, ध्रुवीय भालू के फर हैं, समूर हैं, इनका व्यापार बहुत ज्यादा मांग है, बहुत महंगे बिकते हैं, तो ये व्यापार करते हैं। इससे इनकी जीवन शैली में बदलाव आया, मुद्रा आई है इनके पास, मुद्रा आ गई तो इनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और जहां पे ये रहते हैं अलास्का में, उत्तरी कनाडा में, और इधर जो ये प्रदेश हैं जहां पे रहते हैं, तो वहां पे अमेरिका और कनाडा सरकार ने बहुत सुविधाएं बढ़ा दी हैं, चिकित्सा की, शिक्षा की, इनके रहने की, और कई सारी भौतिक सुविधाएं विकसित कर दी हैं, जिससे इनकी आबादी उत्तरी कनाडा और अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। कई पर्यावरण शास्त्री इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि यदि इनकी जनसंख्या बढ़ी तो जो टुंड्रा के पारिस्थितिक तंत्र हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उन पर नकारात्मक फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एस्किमो जनजाति के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि समझ में नहीं आया है कोई बिंदु तो हम उसे भी हमें कमेंट में लिखिए, जिससे हम उसे दोबारा और अच्छा समझा सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बुशमैन जनजाति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।